बहुजन नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुरील हैं मान्यवर साहब कांशीराम के सच्चे उत्तराधिकारी। ये कहना था जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित स्पीकर हॉल में मान्यवर कांशीराम साहब के जन्म दिवस पर बहुजन दिवस के रूप में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में केसी त्यागी ने कहा कि दलित राजनीति में एक ज़बरदस्त शून्यता इस वक्त इस देश में मौजूद है और बहन कुमारी मायावती विरोधी ताकतों से गठबंधन कर शांत बैठी हैं। ऐसे में प्रमोद कुरील ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि बहुजन समाज को एकत्रित कर फिर से मान्यवर कांशीराम साहब का सपना पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिमरनजीत सिंह मान थे। इसके अलावा पंजाब से स्वतंत्र अकाली दल के एवं शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख नेताओं ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और अपने विचार व्यक्त किए बहुजन समाज को जागृत करने के लिए। सपना जो हजारों साल का सपना है, सैकड़ों साल का सपना है, जरूर पूरा हो। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही जैसे अवधर साहब ने थोड़ा सा इशारा किया, मैं खोल के बताऊंगा क्योंकि मैं इशारे में विश्वास नहीं करता कि उस दौर का मैं चश्मदीद गवाह हूं, उन घटनाओं का मैं चश्मदीद गवाह हूं, विशेषकर 1996 के बाद। और आज इस देश के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, ये हालात मुझे आज से 15 साल पहले नजर आ गए थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो समाज, जो लोग 85% बहुजन समाज के लोग इस देश का हुक्मरान बनने का सपना देख रहे हैं, तो दाने दाने को मुहताज हो जाएंगे, को सड़कों पर घसीट घसीट के मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और आज वो आप देख रहे हैं। और आने वाले समय में हालत और खराब होने वाले, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं इस तरफ भी इशारा करूंगा कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन समझने से पहले क्या है, एक गद्दार काफी है बर्बादी करने के लिए, तो वही हुआ। हमारे जैसे लोगों की बात नहीं सुनी गई, नहीं समझी गई, सुनी ही नहीं गई। क्यों तो सुनता है आदमी तो समझता है, समझता है तो मानता है, मानता है तो कुछ करता है, सुनी ही नहीं गई। हमारे मुंह बोलने से पहले हमको गाली शुरू हो जाती है। तो 2022 में जब ये हमने मूवमेंट अपना, जो जिस मूवमेंट को हम नेशनल कैंपेन टू सेव बहुजन मूवमेंट हम देश भर में चला रहे थे समाज को जागृत करने के लिए, उसके बाद 10 मार्च में जब इस समाज की आंखें खुली तो लोगों ने हमसे बोला कि कुरील क्या बताओ रास्ता क्या है, व्हाट इज द वे आउट। तो मैं कहा ठीक है, अब आपको समझ में आई है बात, अब हम कुछ करेंगे। मैंने फिर पूरे देश में दौरा किया 5-6 महीने बात की लोगों से, तो सब तरफ एक चाहत पैदा हुई लोगों की कि अब हमें पॉलिटिकल ऑल्टरनेट चाहिए। कि मायावती तो कब्जा करके बैठ गई है, पूरे परिवार का कब्जा अपनी पार्टी पे कर दिया है, तो पुराने कायदे के लोगों को मार मार के बाहर कर दिया गया है, लोग बिखरे पड़े हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो आज भी काम करना चाहते हैं, समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों ईमानदार लोगों की कमी है, काबिल लोगों की कमी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक राष्ट्रीय लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर वो ऑल्टरनेट पैदा करना एक, आप समझ सकते, मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। ये जो भी कागज चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वकील साहब अच्छे समझेंगे, जो लोग वकील हैं अच्छे जानते हैं, समझते हैं बात को। मैं थोड़ा डिटेल में कहूंगा तो आप भी समझेंगे कि हम कहां पहुंच चुके हैं, देश कहां पहुंच चुका है, कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें, कितनी खतरनाक लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
एक उदाहरण काफी है जो मैं आपको देने वाला हूं। 21 दिसंबर को हमने अपने पार्टी के जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने मांगे थे वो हमने वहां पर सबमिट किए। उसमें 100 एफिडेविट मांगते हैं लोगों के, देश भर के, हमने 180 एफिडेविट जमा किए। जो भी डॉक्यूमेंट मांगे, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है इसके बाद, मेरे पास हमने सारे के सारे इसको जमा किए, वकीलों से चेक करा। और चुनाव आयोग में मैंने बात की तो उन्होंने बोला 2 से 3 महीने के अंदर आपको इसमें जवाब आएगा, रिटर्न जवाब आपके पास डाक के थ्रू जाएगा। बीच में फोन करता रहा हफ्ते 10 दिन में, तो वहां पर जो भी अधिकारी बैठे थे या जो भी कर्मचारी बैठे थे बोलते आपको डाक से इंटीमेशन मिल जाएगी, यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है। मैंने मिलने का समय मांगा तो कहा कि मिलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डाक से मिल जाएगी, इसके बाद आपको जो जवाब देना है देना। 21 दिसंबर से 21 फरवरी आने वाला है, 3 महीने होने वाले हैं। मेरे को खटका था कि हमारी पार्टी को ये इतनी आसानी से आने नहीं देंगे सर, मुझे मालूम था कि मैं भी अगर इनके चंगुल में होता, ईडी और सीबीआई के चक्कर में होता, मेरे पास भी अगर 1-2 लाख की ब्लैक मनी होती तो मेरे भी गर्दन दबाकर मुझे बताया जाता ये कर वरना देखो जेल में डाल दे, पार्टी आईडी बंद कर। मेरे ऊपर 5 रुपए का भी कहीं पर करप्शन केस नहीं है, मैं एमपी रह चुका हूं उसके बावजूद। पिछले कुछ दिनों से लोगों को चिंता होनी शुरू हुई, हफ्ते 10 दिन से, कि अब मुझे पता करना चाहिए मामला है क्या। बाई चांस कल यानी 14 मार्च को कल शाम को किसी एक सूत्र से, किसी माध्यम से मुझे वो लेटर अंदर इनफॉर्मली प्राप्त हो गया जो हमारी पार्टी के नाम पर इशू किया गया है। कब? 6 फरवरी 2000 पिछले महीने, 40 दिन पहले। और दलित समाज का ही व्यक्ति अगर इस सिस्टम से समझौता कर ले तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। काशीराम जी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते थे, वो बनाने वाले दोनों था। मुझको याद है मैं नवी लोकसभा में था, सिमरनजीत सिंह मान साहब भी हमारे साथ एमपी थे, हम वीपी सिंह जी के साथ थे। और इन्हीं जो पसमानदा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, जो तनहीन है, मनहीन है, धनहीन, जिनका मन भी टूटा हुआ, तन भी टूटा हुआ, धन भी उनके पास नहीं है, उनके लिए जब आरक्षण की व्यवस्था हुई तो उस सरकार को गिरा गया। उसके बाद चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में सरकार हुई। चंद्रशेखर जी ने हमारे जैसे एमपी को भी अप्रोच किया और पुरोहित साहब उन्होंने काशीराम जी पर 2 दिन काम किया कि आप प्रधानमंत्री बन गए। शायद आप में से कई लोगों को मालूम ना हो, उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ मना कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री आपके अंडर में बन करके बहुजन के लोगों के साथ धोखा नहीं करना, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। ऐसे ही महापुरुष के आज जन्मदिन पर हमें इकट्ठा हुआ। मैं पढ़ने लिखने का थोड़ा शौकीन हूं और ये देश ऐसा है कि ये जीवित लोगों की इज्जत नहीं करता। अगर जीवित आदमी की इज्जत करी, उसके बताए रास्ते पे चले गए तो पता ही वो रास्ता कहां ले गए।
मरने के बाद इस देश में बड़ी इज्जत होती है, जो वापस आने वाला नहीं, इसलिए इसकी पूजा करने में, उसकी इबादत करने में, उसकी जय बोलने में क्या था। पर डॉक्टर अंबेडकर को भी जो आज सम्मान है तो 50, 51, 52, 53, 54, 55 में नहीं मिला था, जो आज जो आज हमारे बीच में नहीं है। और जब वो जीवित थे तब भी है सम्मान से जी, जब पढ़ते थे तब भी है सम्मान से रहे, उसके बाद के भी राजनीतिक जीवन में वो है सम्मान से रहे। पहला सत्याग्रह शायद गांधी जी से भी पहला उनका जल सत्याग्रह। पशु तालाब में जाकर के पानी पी सकता है, लेकिन अंबेडकर को उस तालाब का पानी पीने की इजाजत नहीं। दुनिया की कोई भी जालिम से जाने जो व्यवस्था है वो ऐसी नहीं जैसी आपकी जकड़ी हुई जात व्यवस्था। गोरों का मुल्क है अमेरिका, तो जो वहां प्रेसिडेंट का घर है उसका नाम ही व्हाइट हाउस, यानी कि उसमें गोरे के अलावा कोई जा ही नहीं सकता, वहां भी काला चला गया। वो मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश का एक वर्ग का भला, लेकिन वो अस्पताल भी भर्ती रहे जब तक मायावती जी की बहुत नहीं होगी। आपको ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन मुझे शरद यादव जी नहीं बताया। बाकी का इतिहास आपके सामने है। तो 1947 में एक आजादी मिली थी, लेकिन सरदार भगत सिंह जो थे उन्होंने तब भी कहा था कि हमारे जैसे लोग जो फांसी पे चढ़ रहे हैं वो इसलिए तो चढ़ रहे हैं कि गोरे चले जाए, काले उठने वाले आ जाए। जब तक व्यक्ति का व्यक्ति के द्वारा, समाज का समाज के द्वारा, राष्ट्र का राष्ट्र के द्वारा शोषण समाप्त नहीं होगा, हमारे जैसे लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। तो एक बड़ी क्रांति तो 47 में हुई, लेकिन अधूरी थी। सबसे बड़ी क्रांति उस दिन हुई थी जब काशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। सबसे बड़ी क्रांति, जिनके खिलाफ सरकार बनी थी उनकी कोई मदद नहीं थी, लेकिन फिर उन्हीं की ही गोद में जाकर के वो पूरी सरकार बैठी। तो इससे भी बहुजन के लोगों को सावधान है।